हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, शुरू करें आज की क्लास। तो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने स्टार्ट कर दिया था बीटा फलन। बीटा फलन की परिभाषा आपको बताई थी और उसके अन्य रूप भी बताए थे। समाकलन 0 से इन्फिनिटी के रूप में, समाकलन 0 से पाई बाई 2 के रूप में। ओके, अब उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके आगे आज की क्लास शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे डेरिवेशन के साथ। एग्जाम में आ सकता है, ये एक ऐसा पॉइंट है। ठीक है, क्या है? बीटा और गामा फलन में संबंध। आपने बीटा फलन पढ़ लिया, आपने गामा फलन पढ़ लिया, अब दोनों में संबंध प्रूफ ये करना है। देखो, आपको बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एन प्लस। तो ये मान हो गए गामा में, ये बीटा में, तो संबंध हो जाएगा बीटा और गामा में। तो ये आपको प्रूफ करना है और ये एग्जाम में आएगा तो ऐसे का ऐसे आएगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। आपको स्टार्ट करना है गामा फलन की परिभाषा से। तो आपको सबसे पहले करवाई थी गामा एन का मान क्या होता है? समाकलन 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस 1 dx। ओके, आगे देखिए। इसमें आपको लेना है x इज इक्वल टू जेड वाई, जहाँ पे केवल दो ही चल रहा है x और y। जेड पे लेना है एक बार कांस्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ से dx का मान क्या हो जाएगा? dx का मान हो जाएगा जेड इंटू डी वाई। यहाँ पे लिमिट में कोई रखनी पड़ेगा, x बराबर 0। तो यहाँ से मान दिया तो y का ये भी चला जाएगा, y बराबर 0, x बराबर इन्फिनिटी, y बराबर इन्फिनिटी। गामा एन का क्या मान आएगा? देखिए, समाकलन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह जेड वाई और एक्स मतलब ये जेड वाई की पावर एन माइनस 1 और डी एक्स की जगह जेड इंटू डी वाई। देखिए यहाँ से रहेगा जेड की पावर एन माइनस 1 और एक की, तो बचेगा जेड की पावर एन। इसको एक बार कांस्टेंट ले लेगा आप, बाहर आ जाएगा इस मामले में 0 से इन्फिनिटी। क्या बचा? देखिए e की पावर माइनस जेड वाई और ये y की पावर एन माइनस 1 डी वाई। ओके, निश्चित समाकलन की कुल तरफ से जहाँ पे y है वहाँ पे अपन अपना जो मैन है वेरिएबल चर उसको अप्लाई कर देंगे। ये z की पावर है बाहर, समाकलन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स और x की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना है। कहाँ से शुरू करोगे? इसको शुरू करेंगे गामा फलन की परिभाषा से। अप्लाई करना है x इज इक्वल टू जेड वाई, केवल x के सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष। जेड को एक बार कांस्टेंट ले लेना, ये dx का मान, इसकी लिमिट सेम रहेगी। यहाँ पे मान अप्लाई करेंगे, जो जेड है वो उस मार्किंग के बाहर आ जाएगा और जो
निश्चित समाकलन मूल धर्म है उससे y की जगह रिप्लेस कर देंगे इसको। ओके, शुरू कीजिए आप इसको, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, आगे करते हैं। ये जो लास्ट स्टेप अपने पास आई है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, जेड की पावर n-1 की पावर माइनस जेड से। देखिए ये हो जाएगा दोनों तरफ जेड की पावर m-1 की पावर माइनस जेड। ये हो जाएगा जेड की पावर n+n-1 की पावर माइनस जेड, ये ऐसे का ऐसे। अब आपने देखो ये जब अक्स और वाई की बात करें, अक्स और वाई के संदर्भ में देखें तो जो जेड इसको लिया है कांस्टेंट, ठीक है। अब आप इसको समाकलन चाहे अंदर रखें चाहे बाहर रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको इसको समाकलन के अंदर लेके जाना है। तो आप ऐसे भी दे सकते हो, एक ही बात है ये अंदर आ जाएगा पूरा नाम। ओके, ये ऐसे कैसे, देखिए ऐसे कैसे, ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस जेड, इसकी घात ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा e की पावर माइनस जेड एक्स माइनस जेड e की पावर कॉमन आ जाएगा माइनस जेड 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके दोनों पद है इनका दोनों तरफ समाकलन करना है जेड के सापेक्ष, और जो इसकी लिमिट है वो लेनी है 0 से इन्फिनिटी। दोनों पदों को क्या करना है, समाकलन की लिमिट लेनी है 0 से इन्फिनिटी, और उनका जेड के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। ओके, लिखो आप इसको याद रखें।
क्या करना है, दोनों तरफ सीमाओं 0 से ∞ के मध्य z के सापेक्ष समाकलन करने पर। अब आप दोगे भी, अभी तो इसको कांस्टेंट ले रहे थे, अभी समाकलन कर रहे हैं, तो देखो कांस्टेंट ले रहे थे x और y के संदर्भ में, ये स्वयं जो अपना अलग एक वेरिएबल है, चर है, तो इसका इसके सापेक्ष मतलब जो आपका z है उसके सापेक्ष समाकलन हो सकता है। अपन बात कर रहे थे इसको कांस्टेंट x और y के संदर्भ में, कि भाई जब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो z कांस्टेंट है, और आपका y के सापेक्ष कर रहे हैं तब z कांस्टेंट है, लेकिन स्वयं क्या है, वेरिएबल है, चर है। ओके, देखिए ये देखिए, ये पहले से था, यहाँ से था, यहाँ का, इसके दोनों तरफ लिमिट समाकलन 0 से ∞, ये ऐसे का ऐसे, इसका हो गया ये, अब समाकलन dz, वहाँ पे भी dz, ठीक है। तो दोनों तरफ आपको लिमिट लेनी है समाकलन 0 से ∞, और z के सापेक्ष क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। ओके, अब आप तो देखो कि यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है, और डबल इंटीग्रेशन को हल करना थोड़ा सा मैंने बताया था, जहाँ पे अपन ने ज्ञात किया था गामा 1/2 का मान √पाई, अगर आपको याद हो, विस्तार से आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि dx dz है, तो इसका जो पहले समाकलन होगा वो किसका होगा। देखो यहाँ पे लिमिट तो सेम है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भाई ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट किसकी है, ठीक है। लेकिन देखो अगर अपन बात करें dx dz की, तो पहले किसके सापेक्ष होगा, पहले होगा z के सापेक्ष, ठीक है। देखिए आप इसके अगली स्टेप ये होगी, देखो z के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जिन जिन पदों में z है उनको इंक्लूड करेंगे और बाकी को रहने देंगे। इसमें z है ले लिया, इसमें भी z है ले लिया, साथ में dz, और ये z की लिमिट 0 से ∞, इसमें z नहीं है, ये हो जाएगा स्वतंत्र x⁻n−1 dx। अब पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद जो मान आएगा उसका x के सापेक्ष समाकलन करके इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद आपको ये जो समाकलन करना है इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, तो जो आपको इसकी पावर में जो मान दिखाई दे रहा है, आपको इसके लिए एक बार कोई दूसरा मान अप्लाई करना होगा। देखिए यदि z इंटू 1+x, इसके लिए अपन ने तो दूसरा वेरिएबल ले लिया t को, तो देखिए कहाँ कहाँ चेंज होगा, जो आपका z है उसका मान तो क्या हो जाएगा, t/1+x, इसकी जगह हो जाएगा t। अब ये बचा dz, तो dz का क्या मान होगा, देखिए ये तो बाहर आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा dz = 1/1+x dt। अब बात कर लेते हैं इसकी लिमिट की, वह लिमिट में कोई फर्क रहेगा नहीं रहेगा, तो जब ये आपका z = 0 है,
तो जेड बराबर 0, तो टी बराबर 0। और जब जेड टेंड्स टू इंफिनिटी है तो टी टेंड्स टू भी इंफिनिटी हो जाएगा। इसकी वही रहेगी, इसकी जगह अप्लाई हो जाएगा टी, इसकी जगह अप्लाई हो जाएगा टी अपॉन 1 प्लस एक्स और डी जेड की जगह 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी टी। ओके, लिखो आप इसको। देखिए समाकलन 0 से इंफिनिटी गामा है जेड की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस z डी जेड। यहाँ से क्या मान प्राप्त होगा? समाकलन की लिमिट 0 से इंफिनिटी, ये समाकलन की लिमिट 0 से इंफिनिटी, जो जेड है उसके जगह टी अपॉन 1 प्लस एक्स इसकी पावर n प्लस n माइनस 1 e की पावर माइनस और जेड 1 प्लस एक्स की जगह टी e की पावर माइनस टी, और जो आपका डी जेड है उसकी जगह 1 अपॉन 1 प्लस एक्स साथ में डी। साथ में x की पावर n माइनस 1 dx, ये इस समाकलन से बाहर है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। गामा है, ये समाकलन से बाहर ले सकते हो आप इसको। क्या बचेगा? समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस जेड और जेड की पावर n माइनस 1 डी जेड। तो इनको अलग अलग कर लेंगे। टी की पावर n प्लस n माइनस 1, ये 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस n माइनस 1, साथ में ये एक पावर हो जाएगी 1 प्लस एक्स की। ये टोटल कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस n। ये देखिए, ये किसका मान है? समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx। एक्स की जगह कोई दूसरा वेरिएबल है, दूसरा चर है जेड, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, तो ये मान है किसका? गामा एन का। यहां से देख लीजिए, ये किसका मान है? गामा एन का। सॉरी, जेड की पावर एन माइनस 1 था, आप इसको थोड़ा ठीक कर लेना। जहां पे अपन ने मल्टीप्लाई किया है तो वो जेड की पावर एन माइनस 1 और e की पावर है माइनस जेड, उससे मल्टीप्लाई कराया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको सही कर लेना। देखो n की जगह है n और जो आपका x है उसकी जगह है z, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मान हो जाएगा किसका? गामा m का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? गामा m का, गामा फलन की परिभाषा से।
तो यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस एन। यहाँ पे टी के सापेक्ष हो रहा है, समाकलन से बाहर ले सकते हो, एक्स की पावर एन माइनस वन पहले से बाहर है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस एन साथ में डी एक्स। समाकलन में क्या बचेगा, 0 से इंफिनिटी टी की पावर एन प्लस एन माइनस वन ई की पावर माइनस टी डी टी। ओके, जहाँ ये अपन ने काम में लिया है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस जेड और जेड की पावर एन माइनस वन डी जेड, इसकी जगह अप्लाई किया है गामा। तो ये फॉर्मूला है, परिभाषा है गामा फलन की। ओके, तो सिंपल सा प्रोसेस है, थोड़ा सा आप इसको ठीक से समझ के लिखो। आगे करते हैं फिर। अब आप इसको देखिए एक बार, आपने जैसे इसका मान लिखा है सेम उसी तरीके से थोड़ा सा सोच लीजिए। देखो समाकलन 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस टी ई की पावर माइनस जेड। तो जैसे मैन आपका जो मानक था उसमें एक्स था, उसकी जगह यहाँ पे जेड है, उसकी जगह टी है, ठीक है। ई की पावर माइनस जेड ई की पावर माइनस टी, यहाँ पे जेड की पावर है तो यहाँ पे देख सकते हो आप टी की पावर है एन माइनस वन डी जेड एन प्लस एन माइनस वन डी टी। तो इसमें क्या परिवर्तन है, जो टी है उसकी जगह है जेड और जो एन है उसकी जगह है एन प्लस एन। तो ये मान था गामा एन का, तो ये मान किसका हो जाएगा, गामा एन प्लस एन का। ये किसका मान हो जाएगा, गामा एन प्लस एन का। साथ में ये है एक्स की पावर एन माइनस वन और ये 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस एन डी एक्स। जहाँ पे ये अपन ने इसकी जगह मान अप्लाई कर दिया है गामा फलन की परिभाषा से। ओके, आगे देखिए। एक गामा एन प्लस एन है, इसका से कोई मतलब नहीं है, इसको आप समाकलन से बाहर ले सकते हो। ये स्टेप हो जाएंगे, ठीक। तो ये मान बचेगा, देखो अपने पास गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस एन समाकलन 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस एन डी एक्स। तो जो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में परिभाषा लिखवाई थी बीटा फलन की, कौन सी सीमा के लिए, 0 से इंफिनिटी उस सीमा के लिए, तो उसको आप देखिए वहां पे क्या था, समाकलन 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे एन माइनस वन अपॉन ये 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस एन डी एक्स। तो ये केवल इसमें अंतर इतना है कि एन की जगह एन है
तो देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये अपोन में आ जाएगा गामा एन अपोन गामा एन प्लस एन। यहां से देखिए क्या बात बचा, समाकलन 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस एन, आप एन प्लस एन भी लिख सकते हो, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा और एक तो स्टेप लिखो आप इसको। ये मान था बीटा एम का, आप देख सकते हो समाकलन 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 और ये 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस एन डीएक्स। यहां से यदि अपन अवयव को एक्सचेंज करें, एन की जगह एन ले, एन की जगह एम ले, तो मान कितना होगा देखो, 0 से इंफिनिटी एक्स की जगह एक्स की पावर एन माइनस 1, ये 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस एन डीएक्स। और ये मान और ये मान सेम है, देखो समाकलन 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस एन लिखो चाहे एन प्लस एन लिखो, यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, यहाँ पे ये फर्क पड़ रहा है। इसके लिए क्या अप्लाई कर देंगे, बीटा एन एन बीटा एन एन। और ये आपको करवाया हुआ है कि बीटा एन एन और बीटा एम एन दोनों बराबर होते हैं। मान क्या है अपने पास, बीटा एम एन का क्या मान आया, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। और ये क्या है, बीटा और गामा फलन में संबंध है। जो कि अभीष्ट बीटा व गामा फलन में संबंध है। तो ये डेरिवेशन था, सिंपल सा डेरिवेशन था, 2-3 स्टेप है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, जो आपको इसमें मान लेने हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छा डेरिवेशन है, आ सकता है। ओके, आप इसको कंप्लीट करो।
अब इसके साथ एक सिंपल सा डेरिवेशन है, आसान सा डेरिवेशन है, इसको करते हैं। देखिए क्या प्रूफ करवा रहा है, बीटा एम एन यानी जो बीटा फलन है उसका मान ये भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीटा एन की जगह है +1 एन प्लस, मतलब इन दोनों का योग है। यानी सिंपल सी बात यह है कि जो बीटा फलन है वो हर किन्हीं दो बीटा फलनों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक में आगे एन की जगह +1 एन ऐसे कैसे, प्लस बीटा एन ऐसे कैसे, एन की जगह +1। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा सोचो कि अपन इसको प्रूफ कैसे करें, तो देखो एन की जगह आ रहा है +1, एन की जगह आ रहा है +1, तो अपन इसको लेके तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर अपने को इसका मान ज्ञात हो जाए और अपने को इसका मान ज्ञात हो जाए तो इन दोनों का ऐड कर देते हैं, अगर ये आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात ये कि ये मान कहाँ से प्राप्त होगा और ये मान कहाँ से प्राप्त होगा, तो ये मान प्राप्त हो जाएगा बीटा फलन की परिभाषा से, ये मान प्राप्त हो जाएगा बीटा फलन की परिभाषा से, क्योंकि एम और एन के बारे में है। ठीक है, तो ये होगा बीटा फलन और गामा फलन के संबंध से, जो कि अपन ने अभी अभी किया है। एन की जगह एक बार देंगे +1, फिर उसको हल करेंगे और एन की जगह +1 उसको हल करेंगे। ठीक, देखिए शुरू करते हैं। ये वो संबंध जो आपको अभी भी करवाया है, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन। इसमें रखेंगे एक बार एम की जगह m+1, मान प्राप्त होगा बीटा m+1 एन। यहाँ से क्या मान आएगा, गामा m+1 गामा एन, और यहाँ पे गामा m+n+1। ओके, इसी हिसाब से मान आ जाएगा बीटा n+1 का। समीकरण एक बार एक में फिर से n को रिप्लेस कर देंगे m+1 से, यहाँ तक क्या मान आएगा, बीटा n+1 आगे से गामा n+1 अपॉन गामा n+1। समीकरण 3 जो RHS है वो समीकरण 2 और 3 को जोड़ोगे तो प्राप्त हो जाएगी। देखिए समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण 2 क्या है, एक तरफ तो ये मान प्राप्त हो जाएगा बीटा n+1 एन प्लस बीटा n+1, ये गामा n+1 गामा n अपॉन गामा n+n+1 प्लस
गामा एन प्लस वन अपॉन गामा एन प्लस वन। ओके, तो इनको ऐड कर दिया, इसको हल करते हैं, क्या आना चाहिए, बीटा एन प्रूफ हो जाएगा। ठीक, देखो शुरू करो। इसका मान अपन ज्ञात कर रहे हैं। अब देखो, जो गामा एन प्लस वन है उसको क्या लिख सकते हो, आपने जैसे लिखा गामा एन प्लस वन को लिखा एन गामा एन, इसी प्रकार उसको क्या लिखोगे, एन गामा एन, ये ऐसे कैसे, अपॉन गामा एन प्लस वन। या यहां से इसको भी देखो, आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे गामा एन प्लस वन है उसको क्या लिखा, एन गामा एन, इसी प्रकार एन प्लस वन, एन है यहाँ पे, एन प्लस एन है, इसको क्या लिख दोगे, एन प्लस एन गामा एन प्लस एन। ये सेम, और जो गामा एन प्लस वन है उसको लिख दिया एन गामा। ये एक फॉर्मूला इसमें यूज किया है, और एक तो यही है स्वयं, और दो बार आपको इसमें अगर चेंज करने होंगे, एक बार एन की जगह लेना है एन, और एक बार एन प्लस एन। ठीक, देखिए आगे, सेम है दोनों, एलसीएम ले लिया, एन प्लस एन गामा एन प्लस एन, एन गामा एन प्लस गामा एन गामा एन। ओके, तो देखिए यहां से ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, गामा एन कॉमन आ रहा है और गामा एन कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ जाएगा गामा एन, यहां से क्या बचेगा एन, यहाँ से एन, तो कुल मान बचेगा एन प्लस अपॉन में क्या है, एन प्लस एन गामा एन प्लस एन, एन प्लस एन से एन प्लस एन से मान क्या बचा, गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन, और ये समीकरण एक से बीटा एन एन, किसका मान आया, बीटा एन प्लस वन एन प्लस बीटा एन प्लस वन। ये प्रूव करना था, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन प्लस वन एन बीटा एन प्लस वन। ओके, तो
तो ये तो एकदम आसान सा डेरिवेशन था। जो आपका बीटा फलन और जो गामा फलन है उनमें जो संबंध है उसी पे ये आधारित है। ठीक है, एक बार आपको n में जोड़ना है 1, n ऐसे कैसे, फिर n ऐसे कैसे और n में जोड़ना है, और उसका मान वो किसके बराबर होगा, वो बीटा mn के बराबर ही होगा, बीटा फलन के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये दो डेरिवेशन हुए आज की क्लास में, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में।